नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन और आज हमारे साथ हैं उभरते हुए स्क्रीन प्ले राइटर श्री सुनील कंडोला जी। सर स्वागत है मासकॉम जंक्शन। थैंक यू यार, थैंक यू प्रदीप। तो सर आज हम फिल्मों पे बातचीत करेंगे। फिल्म की राइटिंग पे हम बात करेंगे और आप इतने लंबे समय से मुंबई में काम कर रहे हैं और हमारे दर्शक जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो भी फिल्में देखते हैं और आपको पता है कि फिल्में हमारे जहन में लंबे समय तक उनकी यादें ताज़ा रहती हैं। जब फिल्में देखते हैं उनके डायलॉग्स हम बाद में भी रूटीन में जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी। शोले फिल्म है, सलीम जावेद साहब की राइटिंग सबको याद है, ठीक है, आइकॉनिक एक तरह से फिल्म है वो। और वो डायलॉग आज समाज का हिस्सा बन गए हैं, समाज जो है समाज का एक हिस्सा बन गए हैं वो। तो राइटिंग में ऐसी क्या ताकत आप मानते हैं कि वो हमारे मतलब आम जनजीवन से जुड़ जाती है, लोग बातचीत में उसको लेकर के आते हैं? इस पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही बातचीत करेंगे राइटिंग की टेक्निक के बारे में। साथ में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, तो वो किस तरह से राइटिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, कैसे जर्नी शुरू कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस इंटरव्यू में कि आपने जो जर्नलिज्म की पढ़ाई की, GGU से आपने पढ़ाई की है, हिसार यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद आपकी जर्नी कैसे रही, उस पर आप एक प्रकाश डालेंगे। ओके। हाँ जी प्रदीप, मुझे बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत शौक था और मेरे फादर डिफेंस में थे, तो हम जहाँ रहते थे ना वहाँ पर फौजियों को लिए मनोरंजन के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती थी, ओपन ग्राउंड थे, तो जहाँ हमें फिल्में दिखाई जाती थी। और उसके बाद एक वीडियो लाइब्रेरी थी जहाँ फिल्में हमें दिखाई जाती थी। तो मेरी मदर गाँव से गई थी, तो उन्हें फिल्में, एक नई दुनिया खुली उनके सामने, तो उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक हुआ। तो उनके साथ हम बच्चे थे छोटे छोटे, हमें फिल्में देखना सिखाया गया। और मेरे को याद है जहाँ तक मेरी पहली फिल्म शोले थी। अच्छा, जो देखी मैंने 3-4 साल का था और वो वहाँ पर रिपीट होती थी फिल्में। तो मुझे 1-1.5 साल में मैंने 20-25 बार शोले देख ली और मुझे सब कुछ याद हो गया और बड़ी फैसिनेट किया मुझे उस दुनिया ने। तो उसके बाद हमें लगभग हफ्ते में 2-3 फिल्में देखने का मौका मिलता था, तो वहाँ से फिल्में देखने का एक शौक़ लगा। और फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, फिर मैं कॉमिक्स पढ़ने लगा बहुत सारी। उस समय राज चाचा चौधरी, राज कॉमिक्स घर घर में पढ़ी जाती थी। हाँ, घर घर में पढ़ी जाती थी। तो बहुत सारी फिल्में, कॉमिक्स पढ़ते रहे, कहानियाँ पढ़ते रहे। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था, तो उस वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई ठीक थी। तो वहाँ पर एक जैसे हमारे हिंदी इंग्लिश में जो कहानियाँ होती हैं तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती थी। तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट बना कहानियाँ पढ़ने में उस तरीके से, और हिंदी मुझे बहुत पसंद था उसमें लिखना उस तरीके से। फिर पिताजी रिटायर होके हम इस तरफ हरियाणा की तरफ आ गए, तो यहाँ पर मैं और कुछ पढ़ाई करने लगा। वहाँ से नाता टूट गया। फिर वहाँ से धीरे धीरे ग्रेजुएशन के लिए बाहर गए, तो थोड़ा बहुत चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन के लिए गया, तो वहाँ पर थोड़ा थिएटर उस तरीके की नई दुनिया खुली। वहाँ पर तो लोग सिविल्स वगैरह की तैयारी करते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा थिएटर वगैरह में रहा। फिर मैं मास कम्युनिकेशन में आ गया। मास कम्युनिकेशन में मुझे पढ़ते हुए हमारे टीचर्स ने क्रिएटिव राइटिंग इंट्रोड्यूस की हमारे सामने। तो प्रोफेसर जैना ने क्रिएटिव राइटिंग में एक अच्छे चॉइस दी हमें कि वो कुछ भी टॉपिक देते थे उस पे हमें लीक से हटने को कहते हैं, रैंडमली कोई भी टॉपिक। तो बड़ा मज़ा आया उनको, एक कोई भी नॉर्मल सी चीज़ को आप बहुत इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो, तो वो बड़ा मज़ा आया उसे लिखते हुए। तो वहाँ से वो लिखने का शौक़ पड़ा। फिर जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो मुझे मेरे एक जूनियर थे, मेरे मित्र हैं अल्केश दलाल, तो वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आए थे, तो उन्होंने मुझे इंग्लिश लिटरेचर से इंट्रोड्यूस किया। और वो बहुत कहानियाँ, फिल्मों की कहानियाँ, लिटरेचर की कहानियाँ हम डिस्कस करने लगे। तो वहाँ से वो जो एक वो लिखने का और वो जो था ना, उसको हम प्लॉट, कैरेक्टर, एक वो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। और फिर मैंने काफ़ी हिंदी लिटरेचर पढ़ने लगा, थिएटर नाटक देखने लगा, और वो पढ़ते इस तरीके से तो काफ़ी मुझे इंटरेस्ट हो गया इस फील्ड में। तो वहाँ से फिर मेरे को, जब मेरा मास कम्युनिकेशन ख़त्म हुआ, तो फिर मैं मीडिया में नौकरी करी। पहले मैंने जी न्यूज़ में बतौर जर्नलिस्ट। तो जी न्यूज़ में मैं क्या नाम लेते हैं, मुझे लिखने का ही काम पड़ा। मैं स्पोर्ट्स डेस्क में तो खेल पत्रकारिता कर रहा था। तो खेल पत्रकारिता करते करते उसमें भी मेरा लिखने का काम था। लेकिन जैसे हमारी होती है न्यूज़ बहुत फैक्ट बेस्ड होती है, तो उसमें ज़्यादा हमें टेलीविजन हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं देता, वो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम नहीं थी वहाँ पे। फ्रीडम नहीं थी। अब थोड़ा बहुत मौका मिलता था, कहीं 1-2 लाइन हमें लिखते थे, वो काट देते थे। तो उस तरीके से वो क्रिएटिविटी शांत नहीं हो रही थी। उसका एक सांचा है, फिक्स ढांचा है, मतलब वो उतना ही है। जैसे न्यूज़ का होता है कि एक बॉडी होगी, वो होगा, एंकर होगा, वो होगा। तो मुझे 2-3 साल नौकरी करते हुए धीरे धीरे मुझे लगा कि यार यहाँ तो मज़ा नहीं आ रहा। इस दौरान अल्केश के भी एक दोस्त थे, जयदीप अलावत, अभी काफ़ी फेमस हैं। तो जयदीप, उनकी पाताल लोक आई है। हाँ, पाताल लोक आई है उनकी। तो उन्होंने जिससे शादी की वो मेरे जूनियर थी, ज्योति हुड्डा। अल्केश की वाइफ मीनू। तो ये बहुत सारे लोग FTI की तरफ चले गए थे।
तो 2-3 साल में मेरा मन भर गया था। तो अल्केश उस समय विस्लिंग वुड्स में पढ़ता था। हाँ जी, मुंबई में विस्लिंग वुड्स एक सुभाष घई का इंस्टीट्यूट है। हाँ जी। और वहाँ पर भी हमारे यहाँ 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक FTI पुणे, हाँ जी, एक सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट हाँ, कोलकाता, यस, यस, और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है सुभाष घई का, ये है विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल फिल्म स्कूल। तो वो वहाँ पर पढ़ने चला गया। तो मुझे वहाँ पर मैं एक बार उसके पास घूमने गया। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैं स्क्रीन राइटर जो हमारे गुरु थे अंजुम रजब अली, तो मुझे उनसे बात करने का, मैंने उनको अपनी कुछ कहानियाँ सुनाई। तो उन्होंने मुझे थोड़ा स्क्रीन प्ले उस तरीके से थोड़ा इंट्रोड्यूस किया और कुछ 1-2 किताबें बताई कि तू घर जा और थोड़ा वर्ल्ड सिनेमा देख। तो मैं घर आया तो मैं तो जनरली हिंदी बॉलीवुड की फिल्में देखता था। हाँ जी। फिर मैंने जब घर आके मेरा वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस हुआ, मैं 2-3-4 महीने मैंने बाहर की फिल्में देखी। हाँ जी। तो मैं बहुत फैसिनेट हुआ, मुझे बहुत मजा आया कि यार ये तो बहुत अच्छी फिल्में हैं। एक नई दुनिया में नई दुनिया मेरी खुली। तो वो जब नई दुनिया खुली तो फिर मुझे लगा यार इन लोगों ने ये कहानियां किसने लिखी होंगी, ये फिल्में किसने बनाई होंगी। तो मैंने उनके स्क्रीन प्लेज पढ़ने शुरू करे। तो वो स्क्रीन प्ले पढ़ के मैं बहुत फैसिनेट हुआ। तो शुरुआती दौर में मैंने गांधी का स्क्रीन प्ले पढ़ा, एक गांधी जो वो पढ़ा, और फाइट क्लब, गॉडफादर, ऐसे कुछ जो फेमस फिल्में हैं, फॉरेस्ट गंप। वो पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि यार ये काम करना चाहिए। तो ये काम करना चाहिए तो मुझे लगा कि उसकी पढ़ाई करते हैं यार। वो ऐसे तो उसकी मतलब उसके कौशल सीखने के लिए, क्राफ्ट सीखने के लिए मुझे क्राफ्ट सीखना था। तो फिर मैंने यहाँ से मैं विस्लिंग वुड्स चला गया और विस्लिंग वुड्स में मेरा एडमिशन हो गया। तो मैंने अपनी मीडिया की नौकरी छोड़ दी और मीडिया की नौकरी छोड़ के मैं विस्लिंग वुड्स में मैंने एडमिशन ले लिया। तो इस तरीके से मेरी एक जर्नी जो है वो शुरू हुई, फिल्मों की लाइन में मेरी शुरू हुई। मतलब जब बचपन में नींव पड़ी उस वक्त आप देख रहे थे और उस विजन को साकार करने के लिए आप इस प्रोफेशन में फिर आ गए। विजन में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था। मुझे नहीं पता था वो इंटरेस्ट मेरा धीरे धीरे मेरा पैशन बन जाएगा या मैं उसमें काम करने लगूंगा। तो धीरे धीरे चीजें होती गई और मैं धीरे धीरे वहां पहुंच गया। अच्छा, जो मुंबई की जो दुनिया है, जो सपनों की नगरी जिसे कहा जाता है, लोग अपने सपने देखते हैं, पूरे करते हैं, तो वो उसको देखने का आपका नजरिया क्या था? कैसे आपने मुंबई को देखा? आप मुंबई के बारे में आपका जो एक ओपिनियन है क्या है? मुंबई कैसे देखते हैं मुंबई को आप? वहाँ का संघर्ष, वहाँ के सपने पूरे होने की। मुंबई में फिल्म लाइन में देखो काफी लोग आते हैं जो अपना किस्मत आजमाते हैं। कुछ स्किल्ड होते हैं, जैसे हम तो पढ़ लिख के गए थे फिल्म स्कूल से। बाकी बहुत लोग हैं जो फिल्म स्कूल वगैरह से नहीं होते। तो उस तरीके से तो हाँ, थोड़ा संघर्ष होता है शुरुआती दौर में। तो होता है, आपको घूम फिर के धीरे धीरे अपनी कॉन्टैक्ट्स के जरिए शुरुआत में, अगर आपको फिल्म स्कूल में होते तो कई बार आसान होता है आपके लिए कि जिस फिल्म इंस्टीट्यूट से या आपके कोई सीनियर मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। कई बार जो बिल्कुल बाहर से लोग आते हैं उनको और संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारे पास एक स्किल थी, तो हमने वो राइटिंग में एक अपनी कहानियाँ लिखी और धीरे धीरे जो कॉन्टैक्ट उससे उस तरीके से संघर्ष होता है, सबकी जिंदगी में होता है, किसी की में ज्यादा किसी की में कम। तो बाकी वहाँ पर आप अपने परिवार से दूर होते हो, रहना खाना मुश्किल है, एक बहुत महंगा शहर है, और धीरे धीरे फिल्म लाइन में भी आपको शुरुआती दौर में बहुत काम नहीं मिलता है। तो शुरुआती दौर थोड़ा मुश्किल होता है, उसको आप थोड़ा सा हंस बोल के किसी भी तरीके से उस संघर्ष को झेल जाओ। भागना, क्योंकि बहुत लोग होते हैं वो वापस चले जाते हैं। आई थिंक लर्निंग भी होती है, एक मुश्किल दौर होता है, क्योंकि आप एक कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के आए होते हो, एक अच्छी भली परिवार वाली जिंदगी। तो लोग धीरे धीरे वहाँ से बहुत 5-6 महीनों में वापस आ जाते हैं। लेकिन वही होता है, जिसको पैशन होता है, टिकना होता है, काम करना होता है, तो वहाँ रुक जाते हैं। धीरे धीरे थोड़ा काम मिलना शुरू होता है, छोटे काम मिलते हैं, छोटे से बड़े, धीरे धीरे हर फील्ड में, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो। तो धीरे धीरे हर एक आदमी को एक वक्त लगता है, वो शहर थोड़ा टाइम लेता है इस लाइन में। और दूसरा, फिल्मों का जो क्राफ्ट होता है, ये वक्त के साथ सीखा जाता है, इसमें टाइम लगता है। हर किसी आदमी को, कोई राइटर हो 5-7 स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती हैं, डायरेक्टर को कुछ फिल्मों में असिस्ट करना पड़ता है, शॉर्ट फिल्में बनानी पड़ती हैं, कोई एक्टर भी उसे धीरे धीरे छोटे छोटे रोल करके उसकी पहचान बनती है। सभी को एक इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पेशेंस बहुत जरूरी है और संघर्ष बहुत जरूरी है, एक मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है। किसी के घर से फाइनेंशियल सपोर्ट हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट उसमें यहाँ आए, थोड़ा उनके पेरेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट दें तो अच्छा रहता है। वो थोड़ा सा शुरुआती जर्नी थोड़ी सफर आसान हो जाती है, नहीं तो थोड़ा सा एक वो वक्त लगता है। अच्छा, आपने जैसे विस्लिंग वुड्स से किया, ये स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स किया, अक्सर बच्चों में या आम लोगों में एक ये उलझन रहती है कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट ये एक ही चीज़ है, अलग अलग है, या इसमें अगर अंतर है तो कितना वो बारीक अंतर है? उसको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए समझाएंगे। स्क्रिप्ट, इसमें अंतर है, काफ़ी अंतर होता है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ जी। चलो, अभी शोले एक फिल्म है, मुझे लगता है सबने देखी, बड़ी आइकॉनिक फिल्म है। उस फिल्म के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे
अगर हम शोले की कहानी समझें तो शोले की कहानी क्या है? शोले की कहानी है कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसके परिवार को किसी डाकू ने मार दिया है, और उसको डाकू को मारने के बाद अब उस पुलिस वाले को वो डाकू को पकड़ना है, वो भी जिंदा। वो उस डाकू को पकड़ने के लिए 2 चोरों की मदद लेता है। वो चोर मिलके उस पुलिस वाले के साथ उस डाकू को पकड़ते हैं और जिंदा उस आदमी को ठाकुर के हवाले करते हैं, और इस बीच में एक दोस्त मारा जाता है। ये हो गया कहानी। हाँ जी, ये कहानी हम किसी को भी सुनाएंगे तो ये कहानी सुना दी कि दादा दादी नाना नानी सुनाते तो ये कहानी होगी। तो इसी तरीके से ये लिखी भी गई होगी कि ये कहानी है। हाँ जी। उसके बाद आता है जो हम सीखते हैं वहां जाके कि स्क्रीन प्ले। हमें बेसिकली उसे हिंदी में कहते हैं पटकथा। जो कथा, पट मतलब पर्दे के लिए लिखी जाए, पर्दे पे कैसे चलेगी वो कहानी। जैसे अब यही कहानी मैंने आपको सुनाई, लेकिन इसको एक होता है स्ट्रक्चर, मतलब वो कहानी हम सुनाते हैं तो वो कहाँ से उसको स्ट्रक्चर ही, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो जैसे मैं एग्जांपल से देता हूँ कि शोले में पहले दिखाते हैं एक पुलिस ऑफिसर है, वो आता है गांव में, किसी ठाकुर से मिलता है, ठाकुर उसे कहता है कि मुझे 2 आदमी की ज़रूरत है, जय और वीरू। फिर उसके बाद हम जय और वीरू की ज़िंदगी देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से वो चोर हैं और उनकी थोड़ी कॉमेडी की उनकी ज़िंदगी कैसे है। वो लोग फिर बैकड्रॉप दिखाते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे है। तो इस तरीके से ये पर्दे पे कहानी चल रही है, सीन वाइज। हम जैसे इसकी भाषा, जैसे लिटरेचर की भाषा व्याकरण है, तो सिनेमा की भाषा शॉर्ट्स है। तो शॉर्ट्स में जिस तरीके से कि पुलिस, ठाकुर के बाद जयवीरू के सीन्स, जयवीरू के बाद जयवीरू ठाकुर से मिलने आते हैं, ठाकुर उनको कहता है कि मुझे गब्बर सिंह चाहिए, वो भागने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से पर्दे पे हम सीन दर सीन उस कहानी को लिखते जाते हैं, तो वो बन जाता है स्क्रीन प्ले। स्टोरी बोर्ड भी आप तैयार करते हैं? स्टोरी बोर्ड हम तैयार नहीं करते, स्टोरी बोर्ड बेसिकली डायरेक्टर तैयार करता है या सिनेमेटोग्राफर तैयार करता है, क्योंकि उन्हें विजुअली उस कहानी को, हमें एज ए राइटर उस कहानी को विजुअली दिखाना है। समझो कि हमें दिखाना है कि एक आदमी बहुत देर से उसका, क्योंकि हम लिख नहीं सकते कि एक आदमी उस तरीके से, मतलब हमें सिनेमा में दिखाते हैं कि शो डोंट टेल का फॉर्मूला होता है कि हमें ऐसा कुछ लिखना जो विजुअली दिखाई दे। कैरेक्टर के अंदर क्या चल रहा है हम वो नहीं बता सकते, और डायलॉग से भी उसे कितना बुलवा लेंगे। तो हमें विजुअली लिखना होता है स्क्रीन प्ले पूरा, क्योंकि वो विजुअल मीडियम है। और विजुअल मीडियम में जब हम लिखते हैं तो उसे विजुअली उस तरीके से हमारे द्वारा ही लिखा जाता है कि वो लोगों तक पहुंचे। तो जब हम उसे स्क्रीन प्ले में लिख देते हैं, उसके बाद हम उसमें डायलॉग भरना शुरू करते हैं कि ठाकुर के पास पुलिस वाला आया है, तो वो कहता है वो तो चोर उचक्के हैं, आप उनका क्या करोगे? तो वो कहता है कि नहीं, वो बहादुर हैं क्योंकि लड़ना जानते हैं। उसके बाद उसे डायलॉग भरना शुरू करते हैं। पूरे सीन्स को, जैसे सीन लिखने के बाद डायलॉग उसको डायलॉग के साथ भर दिया जाता है। कुछ लोग साथ लिख देते हैं, कुछ लोग उसको बाद में लिख देते हैं, अपना तरीका भी। और हिंदी में सिनेमा में हर कोई डायलॉग लिखता भी नहीं है, कुछ लोग सिर्फ स्क्रिप्ट लिखते हैं, किसी को हिंदी नहीं आती तो फिर डायलॉग राइटर हायर किया जाता है। हॉलीवुड में ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से फिर वो डायलॉग लिखे जाते हैं। फिर ये जब पूरा स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों मिल जाता है तो इसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये एक फिल्म की बाउंड स्क्रिप्ट हो गई। और ये स्क्रिप्ट हम लिख के, एक ब्लूप्रिंट होता है फिल्म का, हम ये डायरेक्टर को दे देते हैं, और उसको फिर वो इसको विजुलाइज करता है, इसके ऊपर काम करता है, और इसी पर सिनेमेटोग्राफर और सारे एक्टर्स सब इसी बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, इस पे काम करके वो फिल्म बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये एक मोटा सा ये एक बेसिक डिफरेंस है। ये अक्सर सवाल रहते हैं बच्चों के। हाँ। अच्छा, अब जो फिल्में देख रहे हैं आप, जैसे हमने भी महाभारत रामायण बचपन में देखी, आपने शोले देखी, काफी फिल्में देखी। अच्छा, आपने वो सारी फिल्में आई थिंक 2 बार 3 बार 4 बार देखी होंगी, बिकॉज उस टाइम एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते थे हम। टेक्निकली कभी ध्यान ही नहीं गया कि डायलॉग का, इस सीन का, एस्थेटिक का क्या मतलब है। तो मुझे लगता है बचपन में जो आपने देखी, उससे तो आपका एक सपना बुना आपने कि मुझे ये करना है। अब उन फिल्मों को आप दोबारा देख रहे होंगे कि यार ये देखनी, इनका क्राफ्ट बड़ा अच्छा है सीखने के पर्पज से। तो अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उनको देखने का? आप किस नजर से देखते हैं फिल्मों को आप? हाँ, पहले तो हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे, और उसके बाद धीरे धीरे फिर अभी हम उसको स्टडी करते हैं। जैसे लिटरेचर में हम किसी किताब को पढ़ने के बाद उसे फिर स्टडी करते हैं कि क्या उसका कैरेक्टर्स कैसे थे, कैरेक्टर्स की जर्नी क्या थी, प्लॉट पॉइंट्स क्या थे। तो अब हम पूरी फिल्म को कि कहाँ वो फिल्म की कहानी क्या थी, पहला प्लॉट पॉइंट क्या था कि जिसमें कैरेक्टर ने सच में फैसला किया कि नहीं यार मैं ये काम करूंगा, मैं इससे बदला लूंगा। और कहाँ पर उसका इंटरवल आता है, कैरेक्टर एक यहाँ से शुरू हुआ था तो आखिर में कहाँ बदला, उस कहानी का पूरा स्ट्रक्चर क्या था कि वो किस, क्योंकि हमें कई बार कहानी होती है वो उल्टी शुरू हो जाती है कहीं से। तो हम उसका स्ट्रक्चर, फ्लैशबैक से शुरू होती है, तो उसने फ्लैशबैक से शुरू करी तो उसका क्या इम्पैक्ट आया पूरी कहानी पे। अब जैसे गदर का एग्जाम्पल लेते हैं। गदर कहानी शुरू हुई कि दंगे हो रहे हैं और वहां पर मारकाट चल रही है, और एक आदमी तलवार निकालता है और एक औरत को मारने जाता है, उसे पता लगता है कि ये तो उसकी मैडम थी, और फिर हम
हम उसकी मैडम की लव स्टोरी देखते हैं तो इस तरीके से तो वो कहानी थोड़ी टेढ़ी शुरू हुई। हम ये भी शुरू कर सकते थे कि वो शुरू में ही दोनों प्यार करते हैं, फिर वो चले गए, फिर दंगे हो गए, ये तो वो स्ट्रक्चरली किस तरीके से लिखी गई, इंटरेस्टिंग तरीके से तो हम हर एक कहानी को, हर फिल्मों को बार बार देख के उन्हें स्टडी करते हैं, जिस तरीके से हम किताब पढ़ते हैं तो उससे हम सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से हाँ, लगभग हिंदी फिल्मों या हम जितनी भी वर्ल्ड सिनेमा देखते हैं तो ये हमारा प्रोसेस है, यही हमारा काम है, तो हम ये करते रहते हैं इस तरीके से। यस। तो अभी जो दौर है वो ओटीटी का दौर है, आप देख रहे हैं लगभग हर स्टार की फिल्में ओटीटी पे आ रही हैं। तो ओटीटी के आने से राइटर्स के लिए ऑप्शंस बढ़े हैं, क्या आप मानते हैं? जैसे पहले ऐसा होता था कि इसमें भी एक मोनोपोली सी दिखती थी, कुछ एक बैनर्स थे, इनकी फिल्में आती थी, स्क्रीन उनको मिलती थी, उनको मौके मिलते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं पंचायत सीरीज आ रही है, टीवी वाले काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कंटेंट पे काम कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं एज अ राइटर कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से, बहुत से प्लेटफॉर्म आए हैं, पहले 2-4 प्लेटफॉर्म होते थे, तो राइटर्स के लिए मौके बढ़े हैं क्या, ऑप्शंस? अच्छा, डेफिनेटली ओटीटी की वजह से काम बढ़ा है, राइटर्स को मौके बढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिनेमा में एक बहुत ही फार्मूले ये कि यही कहानियाँ चलेंगी, इस तरीके की कहानियाँ आएंगी, तो ओटीटी पे कुछ नई तरीके की कहानियाँ, नई तरीके के एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं। और सीरीज़ राइटिंग थोड़ी सी नई भी है हमारे लिए, ये बेसिकली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो डेफिनेटली क्योंकि एक सीरीज़ को लिखने के 3-4 राइटर्स होते हैं, तो और दूसरा बहुत अलग तरीके की कहानियाँ, अलग तरीके के कैरेक्टर्स, तो वो डेफिनेटली बहुत सारा काम आया है और नई नई कहानियों को मौका मिला है, जो कहानियाँ हम वैसे सिनेमा में नहीं कह सकते। तो डेफिनेटली बहुत नया एक वो पूरा सिस्टम बना है। और हमने देख भी लो पीछे कुछ बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आई, और बड़े स्टार्स ने भी, सीक्रेट गेम्स है उसके, जैसे मैंने सीजन 2 में उसके कुछ मैंने डायलॉग राइटिंग में थोड़ा काम किया था। तो पाताल लोक है, परमानेंट रूम वो है, टीवीएफ के शोज हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम नई नई आ रही हैं। तो अब देखते हैं, शुरुआती दौर में 7-8 साल हुए हैं, तो अब किस तरीके की, मतलब डर है मुझे कहीं टीआरपी की दौड़ में ना पड़ जाए। तो देखते हैं फिर से हम किस तरीके की नई नई कहानियाँ, काफ़ी उम्मीद है मुझे कि हमें यहाँ नई नई कहानियाँ देखने का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली बहुत सही हुआ है, मतलब उसका जो फलक है वो थोड़ा सा अब मतलब ये सबसे बेस्ट टाइम है स्क्रीन राइटर्स के लिए, राइटर्स के लिए, कि इस तरीके के इस दुनिया में जाने का, नई नई आइडियाज़ को वेलकम किया जा रहा है। पहले जैसे बहुत मुश्किल था, एक फार्मूला की तरह ही चीज़ें चलती थी। तो अब नए प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है राइटिंग में ना। डेफिनेटली। अच्छा, तो आजकल किसी कहानी पे काम कर रहे हैं, अगर आप शेयर करना चाहें? हाँ, मैं हरियाणा की एक कहानी पर काम कर रहा हूँ और उसी सिलसिले में यहाँ आया हुआ हूँ। तो उस सिलसिले में पहले रिसर्च कर रहा हूँ। कहानी लिखने से पहले कुछ कहानियाँ होती है जिन पे रिसर्च करनी पड़ती है। तो प्री प्रोडक्शन, हाँ, तो उसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ और उसी सिलसिले में मैं हरियाणा में घूम फिर रहा हूँ और वो रिसर्च करके फिर उसको फिर पढ़ा समझूंगा और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा एक कहानी डेवलप करने की कोशिश करूँगा। तो अभी इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ उस पर। चलो, बेस्ट विशेष उसके लिए आपको, धन्यवाद। अच्छा, जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो कोर्स करना चाहें स्क्रीन प्ले राइटिंग में या राइटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे उनको? कौन से इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे उनको ट्राई करना चाहिए, ज़्यादा एक्सपोजर मिले उनको? फिल्म इंस्टीट्यूट्स तो ज़्यादा नहीं है हमारे देश में, तो 2-3 ही है, मैंने पहले भी नाम लिया था। FTI पुणे है, FTI है, विशलिंग वुड्स, हाँ, तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स तो नहीं है। हाँ जी। तो और वहाँ पर बहुत FTI में तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, 12 ही सीट होती हैं। तो विशलिंग वुड्स में भी काफ़ी कंपटीशन बहुत टफ है। तो इस तरीके से तो पढ़ाई, बाकी मीडिया में जो हम पढ़ते हैं, जैसे मीडिया में फिल्मों को लेके ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जाता। तो यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कोई आप फिल्म राइटिंग सीख सकते हो। और एक तरीका है, आजकल बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स लेते हैं, जैसे हमारे जो टीचर थे अंजुम रजब अली, तो बहुत सारे वर्कशॉप्स लेते हैं जिसमें वो ऑनलाइन भी होती हैं। तो आप इस तरीके से निगाह बना के, बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी फिल्में आ चुकी हैं या राइटर्स हैं जो ऑनलाइन इस तरीके की वर्कशॉप्स लेते हैं, तो आप अपने घर बैठे इस तरीके की वर्कशॉप से, 5 दिन की वर्कशॉप है तो आप उसमें एडमिशन लेके सीख सकते हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक और तरीका ये है कि आप बेसिकली फिल्मों को दोबारा देखें जो हमको पसंद है, और समझने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार लिखी गई होंगी, किस प्रकार इसकी कहानियाँ चली हैं। दूसरा, आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे फिल्मों के स्क्रीन प्ले अवेलेबल हैं, उनके PDFs, अब तो हिंदी फिल्मों के भी हैं, तो आप उनके स्क्रीन प्ले निकाल के उनको पढ़ना शुरू करो। तो किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है या नहीं? ऑनलाइन किसी भी डाल दो, बहुत सारे उसमें। मतलब ये फॉरेन फिल्मों के तो सबके ही हैं लगभग, हिंदी वालियों के भी बहुत सारे हैं, जैसे
अभी जैसे फिल्म कंपेनियन एक साइट थी अभी तो उसमें बहुत सारी फिल्मों के आपको मिल जाएंगे। तो वैसे भी डाल दोगे तो वो गूगल सर्च करके कहीं से आपको ले आएगा। तो पहले हिंदी वाली जो आपको फिल्में पता हैं तो पहले वो स्क्रीन प्ले पढ़ो, स्क्रीन प्ले पढ़ने के बाद फिल्म देखो, फिल्म देखने के बाद वापस स्क्रीन प्ले पढ़ो, तो आप खुद ही अपने घर पर इस जर्नी को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम खुद ही अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। बाकी हिंदी में बहुत ज़्यादा किताबें अवेलेबल नहीं है इसको पढ़ने के लिए। तो मुझे भी इतनी किताब रिकमेंड करना चाहेंगे आप? एक रॉबर्ट मैकी की स्टोरी है, उसमें आसान है, वो अच्छे से उसने समझाया हुआ और काफ़ी हॉलीवुड फिल्मों का रेफरेंसेस है, वो पढ़ सकते हैं आप। और हीरो विद 1000 फेसेस वो थोड़ी मुश्किल है, अभी शुरुआती दौर में नहीं पढ़नी चाहिए। बाद की स्टेज में पढ़ सकते हैं। बाद की स्टेज में पढ़ सकते हो। और मैं आपको एक किताबों की और फिल्मों की एक लिस्ट दे दूंगा। ओके सर। जो हमें शुरुआती दौर में हमें इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप वो फिल्में, वो किताबें, अब वो सारी किताबें लगभग ऑनलाइन है, तो आप इस तरीके से वो किताबें ऑनलाइन उसको मंगा के आप अपने घर में ही बैठ के उनको पढ़ सकते हैं। और उसमें जो काफ़ी एग्जाम्पल्स के थ्रू सब कुछ वो दिखाया गया है। बस आपको अपने फिल्म देखने की जो आदत है ना, उसे थोड़ा लर्निंग में लाना होगा। ये सबसे आसान तरीका है। तो आप ये एक बहुत इजी तरीका है जिससे कि आप घर बैठे ही थोड़ा थोड़ा अपने लिए लिखना सीख सकते हैं। या बाकी जो लिटरेचर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो पहले ही प्लॉट, कैरेक्टर आर्क्स उसको समझते हैं। तो वो बच्चों के लिए ये थोड़ा सा आसान हो सकता है। बाकी हम कहानियाँ तो सभी के अंदर खून में ही हैं, हमारे जीन्स में ही कहानियाँ, हम बरसों से कहानियाँ सुनते आए हैं। तो आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी इस पे अवेयरनेस, रिसर्च के साथ आप इसे 5-6 महीने में अपने घर से ही सीखना शुरू कर सकते हो। मेरे को ऐसा मान। यस। अच्छा, जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और केवल जर्नलिज्म नहीं बल्कि इस फील्ड में दूसरे बच्चे भी जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले, हाँ, कर रहा है, कोई भी जा सकता है, इवन इंजीनियरिंग वाला भी जा रहा है। इंजीनियरिंग वाले तो बहुत, पूरी बम्बई में आधे तो इंजीनियर्स ही हैं जो इस फील्ड में बैठे। बहुत से नॉवलिस्ट हैं जो बीटेक करके गए फिर फिल्में बना रहे हैं। कहानियां तो ऐसी होती है किसी को भी आती हैं, कोई भी कह सकता है। तो जिसके अंदर कोई कहानी है, कोई थॉट है, दुनिया को बदलने की चाहत है, कुछ ऐसा है जो वो दुनिया से कहना चाहता है, तो कोई भी आदमी, कहानी लिखना तो बेसिकली सभी को आता है। उसका क्राफ्ट, जो एक क्राफ्ट होता है, खासकर सिनेमा में क्राफ्ट यूज होता है, बेसिकली नॉवल में भी क्राफ्ट यूज होता है। तो वो क्राफ्ट थोड़ा सीखना चाहिए सबको। वो थोड़ा क्राफ्ट की धीरे धीरे काम करते हुए आपको नॉलेज होगी, आप लिखोगे, किसी से शेयर करोगे, जो स्क्रीन राइटर है, जो इस विधा को जानता है, तो वो तो आपको थोड़ा गाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा वो क्राफ्ट सीख लो। बाकी तो उस तरीके से हर एक आदमी स्टोरी टेलर तो है ही। एक जोक है वो भी एक स्टोरी है कि उसमें पहले सेटअप होता है, फिर उसकी बॉडी होती है, फिर एक वो पंच लाइन होता है। तो इस तरीके से हम जीवन में भी इसी तरीके का वो यूज़ करते हैं कि पहले किसी को बात बताएंगे, अच्छा ये सुन, तो हम बातों बातों में भी उसका सस्पेंस होल्ड करके रखते हैं। तो वैसे वही स्टोरी टेलिंग में भी हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हम कोई भी जा सकता है। और बल्कि अच्छा है कि बाहर, जैसे बॉम्बे में ज़्यादातर लोग इसी फिल्म उसके हैं, तो बाहर के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि उनके पास यहाँ के जीवन की, रोज़मर्रा की ऐसी कहानियाँ जो बॉलीवुड या सिनेमा कह नहीं रहा है, जो बिल्कुल रॉ कहानियाँ हैं, जो बोल की बिल्कुल यूनिक पर्सपेक्टिव। अब कोई बिहार से आदमी है, कोलकाता से आदमी है, कोई किसान है, कोई वो काम कर रहा, तो उनकी कहानियां बिल्कुल बहुत अलग हैं। अब वो कहानियां सिनेमा तक पहुंच ही नहीं रही हैं। लोग देखना चाहते हैं, डेफिनेटली देखना चाहते हैं। ओटीटी पे वो धीरे धीरे अब थोड़ा सा, जैसे पंचायत आई, आज से पहले कोई सोच सकता था कि ग्रामीण उस तरीके से, हमने तो फणीश्वर नाथ रेणु प्रेमचंद, मैलांचल प्रेमचंद की वही पढ़ी थी। अब देखो, अब वो बेसिकली उसी तरीके की कहानी आ गई ना, तो उस तरीके से तो लोग पसंद कर रहे हैं और काफी चली भी। एक्चुअली में लोग एक तरह की चीज देख के बोर हो जाते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, और वही आई थिंक स्कोप होता है हमारे लिए। और अच्छा भी चला, कॉमेडी थी और लाइट थी, बहुत अच्छी सीरीज बनाई उन्होंने ये। अच्छा, जैसे एज ए राइटर, मैं आपका पर्सनल दिल के करीब है सवाल आपके होगा, जैसे हम फिल्म देखते हैं तो डायरेक्टर या जो उसमें एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है, लाइमलाइट में रहते हैं। तो बीइंग अ राइटर, कभी आपको लगता है कि जो राइटर्स उनको वेटेज थोड़ा सा कम मिलती है, थोड़ा ज़्यादा तवज्जो मिलती है? हालांकि जो लोग फिल्म के एप्रिसिएशन के हैं, जानकार लोग हैं, उनको तो वो तुरंत पता करते हैं इसको किसने लिखा, वो चंद लोग हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक कॉमन मैन की, वो राइटर तक इतना पहुंच नहीं पाता, पता लगता है किसने लिखी। तो आपको लगता है कि थोड़ा उसको कम दिखाया जाता है? हाँ, जनरली नहीं होता, क्योंकि हमारा थोड़ा स्टार ड्रिवन सिस्टम है, तो हमें बस वो एक्टर्स तक ही हम रह जाते हैं कि अच्छा ये अक्षय कुमार है, ये है। तो पीछे उन लोगों में 200 लोग होते हैं जो इसमें मेहनत करके, हीरो बिहाइंड द स्क्रीन। हाँ, हीरो बिहाइंड द स्क्रीन। तो वो लोगों के बारे में हम नहीं जानते ज़्यादा कि ये लोग कौन हैं उस तरीके से, और आम जनता को कोई उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता नहीं है।
तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से आज तक सलीम जावेद ने भी, उन्होंने भी बहुत क्रांतियां कर दी, गुलजार साहब हो गया, विशाल भारद्वाज हो गया, अनुराग कश्यप हो गया। तो ये थोड़े बहुत, क्योंकि भी सोशल मीडिया पे थोड़ा आते जाते रहते हैं तो थोड़ा हमें पता होता है, तो ज़्यादा राइटर्स को इस तरीके से लोग जानते नहीं हैं। तो पहले इवन बचपन में तो हम ये देखते थे, फिल्में देख रहे हैं, हीरो डांस कर रहा है और वो लगता था गाना भी यही गा रहा है, गाना भी यही सोचते थे कि राइटर गाना भी यही गा रहा है, सिंगर भी यही है, सिंगर भी यही है। तो बेसिकली हमें उनके बारे में जानना चाहिए, उनके इंटरव्यूज वगैरह ऑनलाइन बहुत होते हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। जो भी है, कोई राइटर के बारे में जानना चाहता, कोई सिनेमेटोग्राफर के बारे में जानना चाहता, तो आम लोगों को भी थोड़ा एक बार जानना चाहिए, तो उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और बाकी अब स्टार वाला सिस्टम है ही हमारे देश में, तो उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं, बहुत सारे अब राइटर्स, पता लग रहा OTT आने के बाद की राइटर्स ही हैं जो वो जो शुरू में जो लिखते हैं उसी पे फिल्म बनती है, तो उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और नई नई कहानियां आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। और ये भी अच्छी बात है कि जो अच्छे एक्टर होते हैं वो ये बात स्वीकार भी करते हैं। रिसेंटली अभी जयदीप अहलावत को अवार्ड मिला, OTT प्ले अवार्ड जो मिला है, तो उसमें उनको जब ये अवार्ड मिला तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेरे से ज़्यादा मेहनत उन लोगों की जिन्होंने इसको किरदार को लिखा है, उन्होंने लिखा है, मुझे, मैंने उसको परफॉर्म किया है, कैमरामैन है, डायरेक्टर है या मेरा राइटर है, तो अच्छी बात है, उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। जो भी स्टार हैं, जो भी इनको अवार्ड मिल रहा है, वो इन सब लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और इनके बारे में बात कर रहे हैं, सबको ही करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से वो लोगों में उनकी अवेयरनेस, उनकी जानकारियां बढ़ेंगी और ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। तो सर कोई ऐसी कोई बात, कोई मैसेज जो हम आपसे बातचीत ना कर पाए हो, फिर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें हमारे ऑडियंस के लिए, कोई हमारे डिस्कस करना हम भूल गए, रह गया हो, ओके, हाँ, तो कोई ऐसा मैसेज आप दे सकते हैं, खासकर बडिंग राइटर्स के लिए जो आना चाहते हैं इस फील्ड में ना, यंगस्टर हैं, कैसे वो अपना पेशेंस रखें और कैसे आगे बढ़ें। मैं जो भी लोग हैं जो भी इंटरव्यू देख रहे होंगे या जो मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारी मीडिया में ज़्यादा फिल्मों को लेके पढ़ाई नहीं है, तो आप खुद ही से, अगर आपको फिल्में देखना पसंद है, कहानी कहना पसंद है, तो शुरुआत करिए। आप जो भी आप थोड़ा बहुत लिखना जानते हैं, लोग होते हैं डायरी लिखते हैं या किसी अपने दोस्त के लिए कुछ लिख देते हैं या फेसबुक पे लिखते हैं, तो सबसे पहले तो आप लिखो। आप फेसबुक पे लिख रहे हो, कहीं पर भी जो आपको मौका मिल रहा है अखबार के लिए, थोड़ा लिखने की हैबिट पैदा करो। उस हैबिट को धीरे धीरे आप पैदा करोगे, धीरे धीरे आपको वो थोड़ा कहानी कहने का, जिसमें उसमें मास कम्युनिकेशन में जो मैंने एडमिशन लिया, विस्लिंग वुड्स में नहीं, मास कम्युनिकेशन में की बात कर रहे हैं, CJU की बात कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले वहाँ पर सबसे पहले यही कही कि बस लिखना सीख ले, लिखना, अगर तुझे लिखना आ गया तो एंकर भी बन सकता है, सब कुछ लिखना आना चाहिए। तो तब मुझे वही बात वहाँ से समझ में आ गई थी। तो मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत वो किया। तो जब सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कोई न्यूज़ हो, कुछ भी हो, लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लिखिए जहाँ पर भी हैं, छोटी मोटी जो भी आप कहानियाँ लिखते हैं, जोक्स लिखते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी लिखते हैं, जो भी उसे लिखिए। आप लिखने की आदत डालिए, शुरुआत करिए और साथ में थोड़ा पढ़ने की आदत डालिए। जो भी किताबें आपको पसंद है, लिटरेचर पसंद है, नॉन फिक्शन पसंद है, कुछ भी पसंद है, तो पढ़ने की आदत डालिए। जितना आप वोरेशियस रीडर होगे, पढ़ोगे, उतना ही आप अच्छा लिख पाओगे। तो भूख होनी चाहिए, पढ़ने की भूख होनी चाहिए। पढ़िए और बहुत सारा उसको कंज्यूम करिए। आजकल OTT पे या नेटफ्लिक्स, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ बहुत फिल्में हैं, तो उनकी सब्सक्रिप्शन 4-5 दोस्त मिलके ले लो यार। उसको लेके फिल्में देखो, फिल्में देख के उसको डिस्कस करोगे, तुझे कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, तो थोड़े फिल्मों को डिस्कस करने की आदत डालो। हिंदी फिल्में, अंग्रेज़ी फिल्में, उसको डिस्कस करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो, ग्रुप्स बनाओ व्हाट्सएप के, तो वहाँ पर उस डिस्कस करो। इंटरव्यूज़ बहुत हैं आजकल राइटर्स के, डायरेक्टर्स के, तो उनको देखो और साथ में थोड़ी बहुत किताबें पढ़ने शुरू करो। और आजकल बहुत सारे यहाँ पर बैठे भी कॉन्टेस्ट होते हैं। SW एक फिल्म राइटर एसोसिएशन है, वो हर साल एक कॉन्टेस्ट निकालती है जहाँ आप अपने घर बैठे अपनी कहानियाँ लिख के भेज सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे होते रहते हैं। जो सोशल मीडिया पे अवेयर रहिए, तो जहाँ अपने घर से ही आप कहानियाँ लिखनी शुरू करिए। हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, लापता लेडीज़ में जो मेरा दोस्त था जिसने ये कहानी लिखी है, अच्छा, तो आज से 2015 में आया था ये कहानी लेके। तो उसने मुझे सुनाई थी। सिर्फ जब तक उस कहानी में ये था कि वो जो औरतें हैं वो ना रिप्लेस हो जाती हैं। आगे की कुछ और कहानी थी जब उसके पास, तो मैंने उससे थोड़ी बहुत हमने बात करी। जब तक उसके पास कोई कहानी नहीं थी, तो वो पूरा 5-6 महीने तक वो उसने यहाँ पर काम किया और नहीं, उसको कोई वो कहानी किसी ने नहीं उठाई, तो वो वापस चला गया। फिर 2020 में एक SWA का कॉन्टेस्ट था, उसने वो कहानी भेजी, वो कहानी वहाँ सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट पैनल में आमिर खान था। आमिर खान को वो कहानी बहुत पसंद आई। उसने घर जाके अपनी पत्नी किरण राव को कहा, यही प्लॉट सुनाया था कि एक वो है और 2 औरतें रिप्लेस हो जाती हैं। वो बोली, अरे अब फिर क्या हुआ। तो उसको बहुत एक्साइटमेंट आ गई, तो उसने वो कहानी मंगा के पढ़ी। उसने कहा मैं इसे बनाती हूँ
और उसने वो कहानी बना दी, फिल्म बहुत चल गई, अच्छी बड़ी पसंद आई और वो आज ऑस्कर्स में पहुंच गई। तो देखो एक आदमी जो बॉम्बे में था भी नहीं, उसको थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का शौक था, उसने उस आइडिया को अपने भीतर, उस जज्बात को, उस पैशन को मरने नहीं दिया। उसने लिखा, लोग बॉम्बे बैठे रहते, उनकी काम नहीं आता, उसने वहां से कोलकाता से अपनी कहानी भेजी और आज वो ऑस्कर्स तक पहुंच गई। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आप जहाँ भी बैठे हैं अपनी कहानियों को लिखते रहिए, भेजते रहिए, तो धीरे धीरे हो जाता है वो, मतलब धीरे धीरे उठा लेगा कोई। वो हम कहते हैं ना ग्लोबल विलेज जर्नलिज्म में, कि पूरा जो दुनिया एक गांव बन चुकी है। पहले होता था ऑडिशन देने आपको मुंबई जाना है, कहानी लिखोगे वहां जाना है, लेकिन अगर आप घर बैठे भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो somebody is watching, कोई देख रहा है, आई थिंक। बिल्कुल, यस। तो सर आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। और खासकर जो फिल्म की जो बारीकियां हैं, राइटिंग की खासकर जो बारीकियां उन्होंने आपने अच्छे से उनको समझाया, उन पर चर्चा की है, और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। और आप स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, सर को आप फॉलो कर सकते हैं। सर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उनसे आप वहाँ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे किसी का कोई सवाल हो, ऐसा कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर दूँ। और बड़ा अच्छा लगा सर बात करके आपके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये इंटरव्यू देखने के लिए। आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, बिकॉज अच्छी बातें ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।